शमूलियत की। बिहार में एमआईएम को बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अख्तरुल ईमान को छोड़कर 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। शाहनवाज आलम, मोहम्मद अंजार नईमी, मोहम्मद अजहर असफी, रुकनुद्दीन आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही आरजेडी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब आरजेडी के पास 79 अरकान असेंबली हो गए हैं, वहीं बीजेपी के पास 77 अरकान असेंबली हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार से हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एमआईएम को इतना बड़ा झटका लगा है, 5 में से 4 आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। वो एमआईएम जो अपनी बुनियाद ढूंढ रही थी हैदराबाद से आगे, लेकिन उसकी बुनियाद ही हिल गई। बिल्कुल, देखिए मौजम, अब से कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए झटका है, लेकिन जिन लोगों ने झटका दिया है वो उसे जनता सबक सिखाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी पे हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी जो मुस्लिमों की हिमायती की बात करती है उसने एमआईएम के पार्टी को तोड़ा है। आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि एमआईएम के विधायक आरजेडी के संपर्क में है, एमआईएम के विधायक आरजेडी के संपर्क में है। और आखिरकार जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू होती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी को खुद से ड्राइव करके एमआईएम के 4 विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाते हैं। वहां पे वो आवेदन करते हैं कि भाई एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं और उसके बाद अध्यक्ष की तरफ से उन्हें मंजूरी मिलती है और एमआईएम के विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है, एमआईएम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में एमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट पे जीत हासिल की थी और एक बड़ी ताकत के रूप में सीमांचल के इलाकों में एमआईएम उभरी थी। और एमआईएम की कोशिश थी कि आने वाले समय में बिहार के दूसरे जिलों में भी उसकी पहुंच बढ़ेगी और एक बड़ा फोर्स तैयार करेगा एमआईएम। लेकिन आज उसे जोरदार झटका लगा और मात्र एक विधायक के रूप में सिमट के रह गई है, जो अख्तरुल ईमान, जो प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम के। तो जाहिर तौर पे एमआईएम के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर जिस तरीके से एमआईएम के 4 विधायकों को लेकर सदन में पहुंचे और उन्होंने 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल करवाया। आज की तारीख में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे उभर कर आई। इसके पहले बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे थी जब उनके 77 विधायक थे, लेकिन आज आरजेडी के 4 विधायक और शामिल होने के बाद एमआईएम के विधायक, आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी सियासी पार्टी हो गई और एमआईएम को जोरदार झटका लगा है। बिल्कुल अनंत, और इसी बात का तेजस्वी यादव जो है वो बार बार दोहरा रहे थे कि हम जो है अब सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, हम में वो ताकत है कि बीजेपी को चुनौती दे सके। कोई और बाहर से आकर यहाँ पर अपनी जमीन तलाश नहीं कर सकते, यहाँ पर आकर बीजेपी से या दीगर आइडियोलॉजी से वो लड़ नहीं सकते। ये ताकत सिर्फ तेजस्वी यादव में, ये ताकत सिर्फ आरजेडी में है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आरजेडी का जो मेन वोट बैंक माना जाता है वो एमओआई समीकरण। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सीमांचल, जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, मिथिलांचल और सीमांचल, वहाँ पे आरजेडी को झटका लगा था। और जब एमआईएम के 5 विधायक चुनाव जीत गए थे और आरजेडी को उस इलाके से मुँह की खानी पड़ी थी जो उसका कभी गढ़ रहता था। तो जाहिर तौर पर आरजेडी की पूरी कोशिश थी कि जो बिहार में एमओआई समीकरण है उसमें दरकाव नहीं हो और एमआईएम उनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। और यही वजह है कि आरजेडी ने एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में करके न सिर्फ एमआईएम को झटका दिया बल्कि ये संकेत देने की भी कोशिश की है कि आज के तारीख में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है। यही वजह है कि एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी के साथ आकर जुड़े। चर्चा एमआईएम के विधायकों को लेकर कई बार पहले भी उठी है, क्योंकि एक बार ऐसा भी देखने को मिला था कि एमआईएम के 5 विधायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासत बेहद गर्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद 2 सालों के बाद एमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी के खेमे में चले गए। तो आज के तारीख में आरजेडी जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बिहार में जो एमओआई समीकरण की सबसे बड़ी पार्टी, मुसलमानों की सबसे बड़ी समर्थक पार्टी अगर कोई है तो वो आरजेडी है। और एक पैगाम देने की साफ तौर पर उन्होंने ये पैगाम दिया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन ये बताएं कि एक तरफ जहां पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नीतीश हुकूमत जो है वो मुसलमानों के साथ है, माइनॉरिटी के साथ अब नहीं है, जो वो बार बार दावा करते हैं, उनके दावे खोखले हैं। इस बीच जो है
एमआईएम ने पूरी कोशिश की थी इस नैरेटिव के चलते अपनी जमीन तलाशने की, और कहीं ना कहीं वो कर भी रहे थे, लेकिन इस बीच इतना बड़ा जो धचका लगा है, इसके और क्या कुछ फैक्टर्स है? देखिए, कई सारे सियासी संकेत इसे समझे जा सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार में मुसलमानों को लेकर जेडीयू ने कई बड़े फैसले किए हैं। नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के लिए कई ऐसे फैसले किए हैं और बार बार ये जताने की कोशिश पे करते कि बिहार में मुसलमानों के लिए जितना काम उन्होंने किया इसके पहले किसी भी शासक ने नहीं किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो या फिर कई सारे ऐसे विवादित मुद्दे आए हैं, अवैध घुसपैठियों का मामला हो, नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा मुखर रही और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जेडीयू के रहते बिहार में जो लोग भी कुछ और मंसूबा देख रहे हैं वो सफल नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के वोट को लेकर आरजेडी और जेडीयू में रस्साकसी चलती रहती है जी। और एमआईएम के विधायकों को तोड़ के तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो आरजेडी है। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से भी एक क्लेम किया जा रहा था और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून और अवैध घुसपैठिए का मामला हुआ था तो जेडीयू बीजेपी से एक तरीके से भिड़ गई थी और यही वजह है कि दोनों पार्टी के नेताओं के बयान भी काफ़ी चले थे, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के संबंधों पर भी असर पड़ने लगा था। तो जाहिर तौर पे मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश जेडीयू और आरजेडी की तरफ से समय समय पे की जाती है और एमआईएम के विधायकों को शामिल करा के, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमांचल के चारों विधायक हैं और जो मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, अगर वहाँ के विधायक आरजेडी के साथ आते हैं तो एक बड़ा मैसेज आरजेडी ने आज देने की कोशिश की है बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को, वोटरों को, कि भाई आज के तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो आरजेडी है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा रहा जब उन्होंने 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और जेडीयू के लिए निश्चित तौर पे ये घाटे का सौदा माना जाएगा क्योंकि जेडीयू की भी नज़र एमआईएम के विधायकों पर थी। बिल्कुल, और ये बताएं कि अब जो तेजस्वी यादव ने ये पैगाम दिया है, वहीं पर तेजस्वी यादव जो है गाड़ी में ड्राइव करते हुए फ्रंट सीट पर दिखाई दिए, खुद ड्राइव कर रहे थे, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये दिखाने की कि अब जो है सियासत की कमान बिहार की जो है वो थामने को तैयार है, वो रेडी हो चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है आरजेडी सामने आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में और क्या कुछ इससे बदलाव दिखाई दे सकता है बिहार की सियासत में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल ही धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अचानक से पटना पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से बंद कमरे में 1 घंटे मुलाकात करते हैं। वो भी तब जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में संबंधों में काफ़ी तल्खी आ गई थी, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके बहाने बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई थी। धर्मेंद्र प्रधान अचानक से पहुँचते हैं पटना और 1 घंटे बंद कमरे में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और उसके बाद कुछ घंटे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में संबंध बहुत बेहतर है, 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं, तो संबंध बहुत बेहतर नहीं है बीजेपी और जेडीयू के। इसी बीच में कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने में शामिल किया था और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 77 विधायकों की पार्टी हो गई थी और आरजेडी उससे पीछे रह गई थी। अब जब 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने पाले में शामिल किया और 80 विधायकों की पार्टी होगी, तो कल के तारीख में अगर बिहार का सियासी समीकरण कुछ बिगड़ता है, जेडीयू और बीजेपी जिसके सामना अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कल के तारीख में बीजेपी और जेडीयू अलग होती है तो बड़ी पार्टी के तौर पे आरजेडी क्लेम कर सकती है कि हम बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तो वैसी परिस्थितियों में आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, इसमें फिलहाल कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी के लिए बेहद जरूरी था कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहे, कि कल के तौर पे अगर सियासी समीकरण में कुछ बदलाव होता है तो आरजेडी को वो मौका मिले बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। इसी वजह से इसके पहले बीजेपी ने भी जब 3 विधायकों को अपने में शामिल किया था तो वो भी ताल ठोकर ये कहते नहीं थक रहे थे कि आज के तारीख में बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। तो जाहिर तौर पे बिहार में बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की जो होड़ लगी है वो ये संकेत देता है कि बिहार में गठबंधन में बहुत कुछ सही नहीं चला और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए फिलहाल कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से तेजस्वी यादव आज के तारीख में जैसे गाड़ी चलाकर, भले हम उसको सियासी तौर पर ड्राइविंग सीट पे कर रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में बिहार के सियासत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर आरजेडी उभरती है तो ड्राइविंग सीट पर निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और वो
खुलकर ओपनली इस बात को बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि अब कमान उनके हाथ में है। लेकिन ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने भनक लिया कि किन लोगों की क्या कुछ एस्पायरेशंस है, कौन से लोग जो है जो छोटी पार्टी छोड़कर बड़ी जो पार्टी है बड़े मैदान में आना चाहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान के अलावा क्या दीगर लोगों के बारे में, अपने ही अरकान असेंबली के बारे में नहीं जानते थे कि उनके एम्बिशंस क्या है, एस्पायरेशंस क्या है, या क्या कुछ उनकी पार्टी में चल रहा है? एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे? जी, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि तेजस्वी यादव ने तो ये दिखा दिया कि ड्राइविंग सीट पर वही बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में मजीद बड़े भी अगर कुछ चेंज आ सकते हैं तो तेजस्वी यादव का अहम रोल रहेगा। लेकिन ये बता दें कि ओवैसी कहां पर चूक गए? अख्तरुल ईमान तो उनके साथ है, लेकिन क्या दीगर लोगों के जो 4 और लोग उनके साथ थे, क्या उनके एस्पायरेशंस और एम्बिशंस पहचानने में वो कहीं ना कहीं चूक गए? नहीं, देखिए मुझे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पहले से, लगभग 6 महीना पहले से इस बात के कयास लग रहे थे कि आरजेडी के संपर्क में एमआईएम के विधायक हैं। और कुछ दिन पहले ही जब हम न्यूज 18 ने भी उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात हवा में है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और आरजेडी एमआईएम को तोड़ेगी, ये इसकी तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जब चर्चा होती है तो ऐसे ही चर्चा नहीं होती, और सियासत में जब किसी बात को लेकर चर्चा अचानक से गर्म हो जाए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एमआईएम ने शायद यही गलती कर दी, ओवैसी ने यही गलती कर दी, अख्तरुल ईमान ने यही गलती कर दी कि अपने विधायकों के मूड को नहीं भाप पाए। क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनका आरजेडी से काफी नजदीकी का रिश्ता रहा और कुछ दिन पहले ही जी बिल्कुल आरजेडी से कब वो इतने नजदीक हो गए और उनका मूड क्या कुछ है वो पहचानने में वैसे ही चूक गए और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। बेहद शुक्रिया आनंद आपका तमाम तर जानकारी के लिए।